हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 का ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं आज कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे लिखा गया है कि वैसा जलीय विलयन जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक रहता है तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होता है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे तनु अम्ल, यानी वैसा विलयन जिसमें अम्ल की उपस्थिति जो हो कम हो, यानी विलयन बनाया गया और उसमें अम्ल की उपस्थिति जो होता है कम होता है तो उसे हम तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। और उस विलयन में अगर अम्ल की उपस्थिति ज़्यादा हो गया तो उसे हम सांद्र अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वैसे ही आता है प्रबल भस्म। प्रबल भस्म यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, ये क्या होता है? तो देखिए लिखा गया कि वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं तो उसे प्रबल भस्म कहा जाता है। ठीक है, प्रबल भस्म को ही हम प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। यानी भस्म जब सूखा होगा तब भस्म कहलाता है, लेकिन उसी में अगर पानी की उपस्थिति आ जाता है तो आपका क्षार कहलाने लगता है। ठीक है, तो हम इसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। तो लिखा गया है कि वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर यानी पूर्ण रूप से सही तरीके से घुलकर और ज़्यादा मात्रा में हमें OH माइनस प्रदान कराता हो तो उसे हम प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये जो होते हैं प्रबल भस्म के उदाहरण होते हैं। लिखा है प्रबल भस्म प्रबल क्षार के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हें हम प्रबल क्षार के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा इसमें आता है दुर्बल भस्म, यानी वीक एसिड या दुर्बल क्षारी भी बोला जाता है इसे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि वे भस्म जो जल में आंशिक रूप से यानी कि कुछ ही अंश आयनित होकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं तो उसे दुर्बल भस्म कहा जाता है। यानी कि पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इनमें कुछ अंश यानी कि उनके कुछ ही पार्ट जो होता है जल में घुल पाते हैं और घुलकर OH माइनस प्रदान कराते हैं तो इन्हें हम दुर्बल भस्म के नाम से जानते हैं। जैसे NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH2। ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ये जो होते हैं दुर्बल भस्म के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। देखिए अब आगे लिखा है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। दैनिक जीवन जो होता है हम लोग जीवन यापन करते हैं, उसमें पीएच का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला लिखा गया बात कि मिट्टी का पीएच का महत्व, यानी मिट्टी का जो पीएच होता है उसका महत्व क्या होता है। तो देखिए मिट्टी का जो पीएच होता है वो निर्धारण होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ की फसलें जो होती है उस फसल की उपज जो होता है नहीं हो पाता है। उस मिट्टी का अगर पीएच में थोड़ा सा वृद्धि हो जाए तो वहाँ उपज जो होता है उस मिट्टी के उपज जो होता है मतलब वहाँ से पौधे उग नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि पौधे की अच्छी उपज के लिए वहाँ की मिट्टी का एक विशेष पीएच प्रयास आवश्यक है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए विभिन्न स्थानों की पीएच मिट्टी की जांच की जाती है। यानी कि किसी भी मिट्टी के लिए और किसी भी पौधा को किसी भी मिट्टी में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं उनके पीएच मान जो होता है वो विशेष मिट्टी में ही लग सकते हैं। अगर उनका पीएच मान पौधों के पीएच मान और मिट्टी का पीएच मान नहीं मिल सकता है तो वहाँ पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी में हम इसका महत्व देख ले। दूसरा होता है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। जैसे हमारे पेट में HCl अम्ल होता है, ये हानि नहीं पहुँचाता है, लेकिन जब भोजन का पाचन नहीं हो पाता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पेट में गैस की शिकायत उत्पन्न होती है, जिसका निवारण के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है जो आप को कुछ हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम कभी खाना खाते हैं और वह सही तरीके से पच ना पाता है तो जिसके चलते हमारे पेट में गैस उत्पन्न हो जाता है। गैस उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि भोजन न पचने से HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो पेट में गैस की शिकायत आती है। इससे दूर करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड जो होता है ये भास्मिक प्रकृति को होते हैं और बढ़े अम्ल से ये अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। आप जितना भी गैस का दवा खाते हैं वो सब एंटासिड के ही बने होते हैं। ठीक है, अब तीसरा लिखा है पीएच का प्रभाव कि दांतों पर पीएच का प्रभाव। आप लोगों ने कभी नींबू खाया होगा तो नींबू खाने के बाद आपकी दांत की जो पीएच मान होता है बढ़ जाता है, जिसके चलते आपकी दांत से कुछ नींबू खाने के जस्ट बाद कुछ खाया नहीं जाता है। ठीक है, नहीं काट सकते हैं आप। तो देखिए लिखा गया कि हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होता है, पर जब दांत पर पीएच का मान बढ़ जाता है तो हमारे दांत का इनामेल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ये क्षय होने लगता है। यानी हमारे दांत की ऊपरी परत जो होता है उजला वाला परत वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो अम्लीयता बढ़ने के कारण ये क्षय होने लगता है। और ये जब क्षय हो जाता है तो दांत हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, आगे लिखा है कि पक्षी तथा सजीवों पर पीएच का महत्व। जैसे आप सभी जीवों के लिए पीएच उनके अनुसार संतुलन रखना चाहिए, नहीं तो बढ़ने से उनका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है
पक्षी ही है, सॉरी कोई जीव है जो जल में रहता है। तो अगर मान लीजिए कि जल का पीएच मान किसी कारण बढ़ जाता है, उसमें रहने वाले जीवों का जो होता है संतुलन बिगड़ जाता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बताया गया है कि इनके लिए पीएच का महत्व जो है संतुलन बनाए रहना चाहिए। अगर संतुलन नहीं बन रहा है, पीएच बढ़ जा रहा है या पीएच घट जा रहा है, ये दोनों के लिए